एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपने पिछली कहानी में सुना कि विक्रमादित्य के बोलते ही बेताल फिर से वापस जाकर के पेड़ पर लटक जाता है। उसके बाद फिर से कड़ी मेहनत के बाद जब राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल को पकड़ लेते हैं तो और उसे अपने कंधे पर लाद कर शमशान की तरफ चल देते हैं। रास्ते में बेताल राजा को फिर से एक नई कहानी सुनाता है और शर्तें वही पहले वाली थी कि बीच में नहीं बोलना है और अगर उत्तर पता हुआ तो नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। काफ़ी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखाई दिया जिसमें कि कमल खिले हुए थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी से मुंह धोया और पास ही बने हुए एक महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। दोनों ने अपने घोड़े बाहर ही बांध दिए थे। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि तालाब से एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफ़ी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपनी छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफ़ी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर अपनी सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है। दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे। दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया, यानी राजकुमारी का कहने का मतलब था कि वो कर्नाटक से है। दांत से फूलों को कुतरा, मतलब उसके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावत है और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि अब आप उसके हृदय में बस चुके हैं। यह सब सुनते ही राजकुमार ज़्यादा खुश हो गया। खुश होते ही राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा, मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक तक पहुँचे। जब वो दोनों दोस्त राजमहल के निकट पहुँचे तो उन्हें एक चरखा चलाती हुई बुढ़िया दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई हम दोनों व्यापारी हैं और बहुत दूर से आए हैं। हमारा सामान अभी तक नहीं आया है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा। हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उन दोनों की बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसी के घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप काम क्या करती हैं माई, आपके घर में कौन कौन रहता है, आप अपना गुजर बसर कैसे करती हैं। इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर ही में रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिया और राजकुमारी तक संदेशा पहुँचाने को कहा। राजकुमारी ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के किनारे जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ चुका है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बंधाते हुए कहा, राजकुमार आप चिंतित मत हों, राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफ़ेद चंदन में डुबोकर गाल पे मारा है। इसका मतलब अभी कुछ और दिन चांदनी के हैं, उनके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला फिर से राजकुमारी के पास संदेशा लेकर पहुंची।
इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो 3 दिन के लिए और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कह दिया। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उसी खिड़की से बुलाया है जहाँ से इस बुढ़िया को भगाया था। राजकुमार ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहने और नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ा। राजकुमार महल में पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार बैठी थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीज़ें रखी थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ ही रहा और फिर जैसे ही दिन निकलने को आया तो राजकुमारी ने राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा, उसका हाल क्या होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में सारी बातें बताई। राजकुमार बोला, वह मेरा बहुत ही अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। ये सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे भोजन करवाकर उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुँचा। दोनों मित्र लगभग कई महीने से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया है। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार को कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसीलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। इतना कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने में से एक लड्डू निकालकर अपने सामने बैठे कुत्ते को दे दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे, अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि राजकुमारी को हम अपने साथ अपने घर ले जा सकें। आज रात तुम वहाँ जाओ, जब राजकुमारी सो रही हो तो उनकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का भेष धारण किया और उसने राजकुमार से कहा, अब तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो। अगर कोई पकड़े तो कह देना मेरे गुरु के पास चलो, उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से पूछा तो राजकुमार ने कहा, मुझे ये गहने मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का भेष धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने डाकिनी आई। मैंने उससे जेवर ले लिए और उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान छाप दिया। इतना सुनते ही राजा महल में गया और उसने अपनी रानी से बोला कि पद्मावती की बाई जांघ को देखिए, कहीं राजकुमारी के जांघ पर त्रिशूल तो नहीं छपा है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान था। ये जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गए और कहा कि योगी बताओ, धर्मशास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गऊ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य के बाहर निकाल देना चाहिए।
इतना सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल में भेज दिया। वह राजकुमार और दीवान का बेटा बैठे मौके का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों ने उन्हें पकड़ लिया और अपने नगर ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर वेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे समझे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया था। सम्राट विक्रमादित्य के इतना ही बोलते वेताल वापस जाकर के उस पेड़ पर लटक गया, क्योंकि इनमें पहले ही तय हो चुका था कि सम्राट विक्रम को कुछ बोलना नहीं है और बोलते ही वो वापस चला जाएगा और पेड़ पर लटक जाएगा। तो इसी तरह से ये घटनाएं चलती रहती हैं। विक्रमादित्य को वेताल कहानी सुनाता है और जवाब मिलते ही वापस जाकर पेड़ पर लटक जाता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। जल्दी ही दूसरा पार्ट लेकर फिर हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।